ऑक्सीजन इन दोनों में घूमने लगता है, इन दोनों के बीच में घूमने लगता है, वो नीचे नहीं जाती। अब ऐसा क्या हुआ कि लिक्विड ऑक्सीजन नीचे नहीं गई, तो इसका मतलब यही हुआ ना, ये लिक्विड ऑक्सीजन इन दोनों मैग्नेट से अट्रैक्टेड हो गया है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी होती है जहां पे एक चीज मैग्नेटिक फील्ड के ओर फीबली अट्रैक्टेड होती है। तो दिस इज अ यूनिक थिंग। आप देखोगे कि यदि आप ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में ले आओ और दो मैग्नेट के बीच में डालो तो वो बीच में तैरने लगता है, फ्लोट करने लगता है। क्यों फ्लोट करता है ये भी हम लोग समझेंगे इस चैप्टर। ओके, तो चलिए इस चैप्टर की तो इंपॉर्टेंस अपने जगह है ही, एंड दिस चैप्टर इज अ वेरी फंडू चैप्टर। मतलब फंडू बोलने का मतलब है ना, इसमें फुल कॉन्सेप्ट भरा हुआ है। इसमें रटने की आपको एक चीज नहीं है, कुछ नहीं। इसमें रटने की आपको कुछ नहीं है, सारे चीज समझने की है। जितना चीज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सारे समझने की और सारे दिमाग लगाने की चीज है। तो चलिए इस चैप्टर के डिटेल्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, केमिकल बॉन्डिंग बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, इस चैप्टर में हम लोग मॉलिक्यूल्स की, कुछ कॉम्प्लेक्स आयंस की स्ट्रक्चर इत्यादि को देखेंगे, है ना। इस चैप्टर में हमें मॉलिक्यूल्स, वाटर हो गया, एमोनिया हो गया, जो भी मीथेन हो गया, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। साथ में आयंस, बहुत सारे आयंस, कॉम्प्लेक्स आयंस जो होते हैं उन सबके स्ट्रक्चर को देखेंगे। अब बच्चा एक बात आप जानते हो कि चीजों की स्ट्रक्चर को आप अच्छे से नहीं समझोगे तो क्या आप उसकी प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ पाओगे? मुझे बताना जरा एक बार। नो सर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। यदि हम जब तक एक चीज की स्ट्रक्चर को ना जान पाए तब तक हम लोग उसकी प्रॉपर्टी को समझ ही नहीं पाएंगे। बट डोंट वरी, साइंस ने बहुत ऐसे मॉडर्न टेक्निक लाए। ये जो डिवाइस आपको दिख रहा है बगल में बेटा, दैट दिस इज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। दिस टेक्निक इज नोन एज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। और ये वाली जो डिवाइस है, दिस टेक्निक इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये दो टेक्निक के मदद से हमें मॉलिक्यूल्स की, कॉम्प्लेक्स आयंस की स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। और एक बार स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाता है तो हमें मॉलिक्यूल्स की, आयंस की प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है। हम उनके रिएक्टिविटी के बारे में पता कर सकते हैं। समझे? तो देखो, स्ट्रक्चर जानने का तो अपना इंपॉर्टेंस है। यदि जब तक आप स्ट्रक्चर एक चीज की नहीं जानोगे, मतलब किस तरह से बॉन्ड बना हुआ है, जैसे वाटर ही है, वाटर मतलब किस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन किस तरह ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन किस तरह हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। जब तक आप तो अच्छे से नहीं जानोगे तब तक वाटर की प्रॉपर्टी को आप समझ ही नहीं पाओगे। तो वही बोलने का मतलब है कि किस तरह से केमिकल बॉन्ड बनती है एक मॉलिक्यूल के बीच में, और उस बॉन्ड के कारण कैसी स्ट्रक्चर आती है। उस स्ट्रक्चर को यदि हम अच्छे से समझ लें तो हमें चीजों की प्रॉपर्टी भी पता चल जाएंगे, हमें चीजों की रिएक्टिविटी भी अच्छे से पता चलेगी। तो इस चैप्टर में तो हमें यही देखना है। तो चलिए चलते हैं इस चैप्टर के डिटेल्स में और आगे बढ़ते हैं। देखो, इस चैप्टर में हम लोग 4-5 थ्योरीज पढ़ेंगे जो बॉन्डिंग को, केमिकल बॉन्ड को अच्छे से समझने में हमें मदद देगा। ओके, एक पहला थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, दैट इज द लुईस कॉन्सेप्ट। ओके, लुईस कॉन्सेप्ट। अब लुईस कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट है लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का। अब बोलेंगे बेटा कि लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है? देखो, लोकलाइज्ड शब्द का मतलब होता है फिक्स्ड, फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का। जैसे कि
ए और बी के बीच में बॉन्ड बना, ठीक है ना, आपके ए ने एक इलेक्ट्रॉन दी, बी ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन दिया गया ये फिक्स्ड है, इनकी पोजीशन फिक्स्ड है लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। लुईस का कॉन्सेप्ट बोलता है इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड रहेगा ए और बी के बीच में, ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं जा सकता, ये इलेक्ट्रॉन इधर या इलेक्ट्रॉन इधर मूव नहीं कर सकता, उसकी पोजीशन फिक्स्ड रहती है। ओके, तो लुईस कॉन्सेप्ट हमें दो एटम के बीच में बॉन्ड के बारे में समझाता है और ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन उन दोनों के बीच में फिक्स्ड पोजीशन पे रहती है। डोंट वरी, डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, आज ही पढ़ेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी इज वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ये जो थ्योरी है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ओके, समझ गए ना? इसका फुल फॉर्म वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये थ्योरी बात करती है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की। अब ये समझ लो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या होता है। अच्छा, मैं आपसे यदि पूछूं कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होती है। तो इसने चलो 3 लगा लिए इधर बॉन्ड में, ठीक है ना, ओके, और ये हाइड्रोजन ने भी एक एक लगा दिए यहाँ पे, और नाइट्रोजन के 3 लगे हुए तो हैं और 2 वो बॉन्ड में यूज नहीं किया है 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज नहीं की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में यूज होती है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ओके, गॉट इट। अच्छा बच्चों, जरा मुझे बता देना कि अमोनिया स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है यहाँ पे टोटल कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर है? 3 बॉन्ड 2 लोन। बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। 1 लोन पेयर। एक लोन पेयर, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 पेयर हो गया, 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। ओके, अब वेस्पर थ्योरी हमें बताता है कि आप किस तरह से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को स्पेस में रखो ताकि आप मॉलिक्यूल को के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पाओ। देखो क्या होता है, ये जो लाइन में बनाया हूं ये तो इलेक्ट्रॉन ही है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन ही है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में तो रिपल्सन रहेगा। तो वेस्पर थ्योरी बताता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब जो बॉन्ड बन रही है उसको स्पेस में किस तरह रखना है ताकि मॉलिक्यूल स्टेबल रहे। ओके, ये थ्योरी जब पढ़ेंगे समझ आएगा आपको, पर सिंपल इतना समझ लो, वेस्पर हमें ये बताता है कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को किस तरह स्पेस में सजाना है ताकि मॉलिक्यूल स्टेबल रहे। ओके, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में थोड़ी मोड़ी मॉडिफिकेशन करता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा हुआ आप लोगों ने, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या करता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में थोड़ा मॉडिफिकेशन करता है। ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में थोड़ा मॉडिफिकेशन करता है। क्या मॉडिफिकेशन करता है पढ़ेंगे हम। और ये मॉडिफिकेशन के तहत हमें एक मॉलिक्यूल की करेक्ट ज्योमेट्री, उस मॉलिक्यूल में करेक्ट बॉन्ड एंगल क्या है, साथ में बॉन्ड लेंथ इत्यादि सारे कुछ पता चल जाते हैं। ओके, देखो आप बोलोगे कि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल क्या होता है। तो देखो ये वाला बेटा, ये जो है ना, ये डिस्टेंस, इसको हम लोग बॉन्ड लेंथ बोल देते हैं। ये जो एंगल होती है इसको बॉन्ड एंगल बोल देते हैं। ओके, ये जो एंगल है इसको बॉन्ड एंगल बोल दिए। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट एटॉमिक ऑर्बिटल में कुछ मॉडिफिकेशन करती है। उन मॉडिफिकेशन के आधार पे हमें एक मॉलिक्यूल का बहुत सारा अच्छा इंफॉर्मेशन मिलता है जो उस मॉलिक्यूल को अच्छे से समझने में हमें मदद देती है। वी विल स्टडी दिस आल्सो इन डिटेल्स, बट ये 2 4 5 क्लास के बाद आएगी।
रेजोनेंस, ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप लोग। रेजोनेंस कॉन्सेप्ट लुईस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बोलता है कि नहीं, लुईस का कॉन्सेप्ट को सच बात है, यदि लुईस का कॉन्सेप्ट यदि आप पकड़ के चलोगे, लुईस का कॉन्सेप्ट जैसे बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है वो इलेक्ट्रॉन एकदम फिक्स्ड रहेगी। बट बेटा यदि आप इलेक्ट्रॉन को फिक्स्ड मान लोगे ना, उनके पोजीशन को, तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो रेजोनेंस कॉन्सेप्ट हमें अलाउ करता है कि आप ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको डीलोकलाइज कर सकते हो। डीलोकलाइज कर सकते हो मतलब मूव करवा सकते हो। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन को जब हम लोगों ने मूव करवाया तो एक मॉलिक्यूल के बहुत सारे प्रॉपर्टीज को हमने एक्सप्लेन कर पाया। तो इस चैप्टर में ये सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे, लुईस कॉन्सेप्ट, वेस्पर, हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस, और एक कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो हमें केमिकल बॉन्ड को समझने में अच्छे से मदद करेगा। तो चलिए, ये तो मैंने रफ इंट्रोडक्शन दे दिया आपको कि चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग लेके समझेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ओके, केमिकल बॉन्ड क्या होता है? अच्छा, केमिकल बॉन्ड क्या होता है वो छोड़ो, बट उससे पहले आपसे मैं पूछ लूं कि Na प्लस हाफ Cl2 कंबाइन किया तो क्या बना, बता तो जल्दी, क्या बनेगा? Na प्लस हाफ Cl2 आपस में कंबाइन करेगी तो क्या बनेगा? NaCl, है ना? NaCl ही ना बनेगा। H2 प्लस Cl2, मान लो कि हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 मैंने लिया तो क्या बनेगा? HCl। अब अच्छा मुझे एक बात बताना कि सोडियम और क्लोरीन को मैंने कंबाइन किया तो बना NaCl, ठीक है, बना NaCl। तो Na और Cl के बीच में कुछ अट्रैक्शन है तब ना NaCl साथ में है। NaCl के बीच में, Na और Cl के बीच में कुछ अट्रैक्शन है तब ना सोडियम और क्लोरीन साथ में है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में भी कुछ अट्रैक्शन है तब ये हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल बना है। तो बोलने का मतलब ये है, मैं जो बोलना चाहता हूं समझना, हाँ ये बात है कि H और Cl के बीच में जितनी अट्रैक्शन है NaCl में अट्रैक्शन थोड़ी ज्यादा होगी, बट है तो Na और Cl के बीच में अट्रैक्शन ही और H और Cl के बीच में अट्रैक्शन ही जो इस मॉलिक्यूल को बनाया। ओके, तो यदि हम केमिकल बॉन्ड को डिफाइन करें तो केमिकल बॉन्ड कुछ नहीं होता, केमिकल बॉन्ड होती है एक अट्रैक्टिव फोर्स। केमिकल बॉन्ड होती है एक अट्रैक्टिव फोर्स जो अलग अलग चीजों को एक साथ रखती है एक केमिकल कंपाउंड में। ओके, तो केमिकल बॉन्ड क्या हुआ? केमिकल बॉन्ड हुआ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अलग अलग चीजों को एक साथ रखा हुआ एक मॉलिक्यूल में। जैसे HCl बना तो HCl में H और Cl को साथ में कौन रखा है? एक अट्रैक्शन है वो रखा है। Na और Cl को साथ में कौन रखा है? एक अट्रैक्शन रखा है। तो Na और Cl के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है और उसी अट्रैक्टिव फोर्स को तो हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो केमिकल बॉन्ड कुछ नहीं होती है, इट इज सिंपल एक अट्रैक्शन जो अलग अलग चीजों को एक साथ रखी है और एक मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ है। समझ गए? तो केमिकल बॉन्ड का तो डेफिनेशन आप लोगों को समझ आ गया होगा, केमिकल बॉन्ड क्या होती है। बट बेटा इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आएंगे और ये क्वेश्चंस आने चाहिए और इन सारे क्वेश्चंस के जवाब भी आपको मिलेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन? सर, टू अटेन स्टेबिलिटी। यस, मतलब बोलने का मतलब अटेन स्टेबिलिटी, ठीक है, मान लिया कि अटेन स्टेबिलिटी। मेरा बोलने का मतलब है कि सोडियम जो है ये सोडियम ही रहता तो क्या दिक्कत है, इसको क्या जरूरत था किसी और के साथ कंबाइन करने, ये अकेले ही रह जाता तो फॉर्म न्यू सब्सटेंस। ठीक है, फॉर्म न्यू सब्सटेंस, ये न्यू सब्सटेंस नहीं बनाता तो क्या दिक्कत था इसको?
तो चलिए इस जवाब को हम ढूंढेंगे इस चैप्टर में कि सोडियम अकेले रह जाता तो क्या दिक्कत था, ये क्यों किसी के साथ कंबाइन किया। ये Cl भी अकेले रह जाता तो इसको क्या दिक्कत था, ये क्यों किसी के साथ कंबाइन करने गया। ओके, वी विल फाइंड द रीजन इन दिस चैप्टर कि क्या जरूरत था इसको कंबाइन करने। दूसरा, व्हाई सर्टेन कॉम्बिनेशन ओनली एग्जिस्ट। बोलने का मतलब ये है कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, बताना तो जरा। NaCl। NaCl। क्या आपने सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl2 देखा है या NaCl3 देखा है, ऐसा फॉर्मूला? यस सर। यस सर। नो सर। नहीं देखा है। ऐसा क्यों हुआ कि सोडियम और क्लोरीन 1:1 रेशियो में ही कंबाइन करती है, काहे नहीं 1:2 में कंबाइन करती, क्यों नहीं NaCl3 बनती है? तो दुनिया में एक ही पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में ही कॉम्बिनेशन क्यों हो रही है? जैसे कि ये HCl बना तो HCl ही क्यों बना, ऐसा क्या ही नहीं बना, HCl3 क्यों नहीं बना, H2Cl3 काहे नहीं बना, ये सब चीज क्यों नहीं बने। ओके, तो इसका जवाब भी हमें इस चैप्टर में मिलेगा, क्यों दुनिया में कुछ पर्टिकुलर टाइप के ही कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं। ओके, व्हाई सम एलिमेंट डू नॉट कंबाइन। अब बताओ तो मुझे, पीरियडिक टेबल में कौन ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो किसी से जल्दी कंबाइन नहीं करना चाहते हैं? नोबल गैसेस। नोबल गैस। नोबल गैस। अब देखो नोबल गैसेस, ये नोबल गैसेस को ऐसा कौन सा बीमारी पकड़ा कि ऐसा क्या गुण है इसके पास कि ये किसी से कंबाइन ही पहले से स्टेबल है, ऑक्टेट है। हाँ वो ठीक है। यस सर। कि क्यों नोबल गैसेस किसी से कंबाइन नहीं करता है, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? सर उसके ऑर्बिट पुट में इलेक्ट्रॉन्स पूरे फुल है, तो चलिए इसमें देखेंगे हम लोग इस चैप्टर में इन सब चीजों का जवाब हम लोग ढूंढेंगे। व्हाई डेफिनेट शेप एग्जिस्ट। जैसे मैं आपके बात करूं आप लोगों के सामने, जैसे कि वाटर ही होता है ना बेटा, वाटर का एक पर्टिकुलर टाइप का शेप होता है, ऐसे वाटर होती है, ये एंगल होता है 104.5 का। आप बोलोगे कि सर वाटर ऐसा काहे नहीं है, एकदम ऐसे आप वाटर बोलोगे कि ऐसा काहे नहीं है, ये 180 डिग्री काहे नहीं है। वाटर का जो करेक्ट स्ट्रक्चर होता है बेटा ये ऐसा होता है, ये वाला जो एंगल है ना 104.5 डिग्री होती है। तो आप बोलोगे सर ये 180 डिग्री काहे नहीं है, या वाटर ऐसे काहे नहीं है, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री काहे नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है, ये सारा जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेगा कि वाटर के बीच में यही एंगल क्यों बना। ओके, वी विल सर्च ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखा हूं ना, इन सबको एक एक करके जवाब हम लोग ढूंढेंगे इस चैप्टर में और इस चैप्टर को फिर समझेंगे अच्छे से। तो चलिए चलते हैं डिटेल्स में इस चैप्टर को। देखो 1913 में 1913 की बात है, उस जमाने में दो साइंटिस्ट कौशल और लुइस ने इंडिपेंडेंटली एक कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड था नोबल गैस के ऊपर। ओके, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड था नोबल गैस के ऊपर। ये दोनों साइंटिस्ट कौशल और लुइस, बच्चे 1 मिनट रुकना थोड़ा सा आप लोग। ओके ठीक है, ऑडियो ठीक है ना? यस सर। यस यस सर। हाँ, ये दोनों साइंटिस्ट कौशल और लुइस ने नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत अच्छे से गौर किया और उन्होंने नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गौर करने के बाद कुछ पाया। ध्यान से देखिएगा,
हीलियम को एक पल के लिए मैं अवॉइड करता हूँ। मुझे एक बात बताना, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने? 8 8। आर्गन के आउटर मोस्ट सेल में 8 8 क्रिप्टन के आउटर मोस्ट सेल में 18 अरे आउटर मोस्ट सेल फोर्थ सेल हुआ ना, 80 8 में। ओके, इसका आउटर मोस्ट सेल 8 इसका आउटर मोस्ट सेल 8 कौशल और लुईस ने ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को गौर करने के बाद ये पाया कि कहीं ना कहीं ये नोबल गैस क्यों किसी से रिएक्ट नहीं करता, ये क्यों स्टेबल बैठा हुआ है। तो उनके मतलब जहन में एक चीज आया कि हो सकता है कि अंतिम घर में 8 इलेक्ट्रॉन का होना स्टेबिलिटी का सिंबल हो सकता है। तो उन लोगों ने एक रूल दिया उस जमाने में, जो आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, कि ऑक्टेट रूल दिया उन्होंने, कि यदि किसी एटम के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह से हैं तो वो स्टेबल होगा। यदि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो किसी से गेन करेगा, या ज्यादा है तो वो लूज करेगा, बट किसी भी तरह वो अपने लास्ट सेल में 8 करेगा तो जाके वो स्टेबल हो सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं कौशल लुईस ने और डिटेल्स में क्या क्या बोला। कौशल और लुईस ने बोला कि एटम को हम लोग 2 पार्ट में विजुअलाइज कर सकते हैं। एटम को स्टडी किया जा सकता है 2 पार्ट में। एक पार्ट को आप मान सकते हो कर्नल, ठीक है ना। कर्नल वो मिलिट्री वाला कर्नल नहीं, कर्नल मतलब देखो न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन को आप छोड़ दो। ओके, न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन को कर्नल बोलेंगे। तो कर्नल क्या होता है? न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन। ओके, और दूसरा पार्ट होगा एटम का आउटर मोस्ट सेल, जिसको हम लोग वैलेंस सेल भी बोलेंगे। जिसको हम लोग वैलेंस सेल भी बोल सकते हैं। ओके, और वैलेंस सेल में रहेगा मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। वैलेंस सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो इन लोगों के हिसाब से एटम को 2 पार्ट में स्टडी किया जा सकता है। वन इज कर्नल, दैट इज न्यूक्लियस का जो पार्ट है, और इनर इलेक्ट्रॉन्स, एंड अनदर पार्ट इज द वैलेंस सेल जिसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ओके, अब देखिएगा, इन्होंने बोला कि आउटर मोस्ट शेल को आप एज्यूम करो एक क्यूब की तरह। आउटर मोस्ट सेल को एज्यूम करो एक क्यूब की तरह, और क्यूब के होते हैं 8 कॉर्नर। ओके, क्यूब के होते हैं 8 कॉर्नर। जैसे मैं बात करूं नियॉन के, ठीक है ना। नियॉन का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा बताओ तो? 2s2 2p6। यदि आउटर मोस्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p6 होगा, नहीं इसका तो 10 है ना, तो 2s2 2p6 होगा। ओके, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब सिंपल में ही बात करूं तो नियॉन का आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 10 है, तो 2 और 8 बोले तो उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट सेल के जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो क्यूब के 8 कॉर्नर पे है। तो आउटर मोस्ट सेल को हम एक क्यूब के तरह एज्यूम कर सकते हैं। ओके, और आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहेंगे? क्यूब के कॉर्नर पे रहेंगे। तो 8 है तो 8 कॉर्नर पे।
यदि मैं बात करूं सोडियम का, तो सोडियम का मैं कॉन्फ़िगरेशन आपसे बात करूं तो इट्स व्हाट, नियॉन 3s1। Yes. तो इसका आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2. क्या 1 1 है ना? 1 है ना? 1 मतलब क्यूब के एक कॉर्नर पे, ठीक है ना? यदि आप इसका सिंपल कॉन्फ़िगरेशन भी देखोगे तो 281। तो मुझे एक बात बताओ, इस सोडियम को ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करना लूज एक करना इलेक्ट्रॉन होगा। निकाल देगा वो, है कि नहीं? वही क्लोरीन, इफ आई विल टॉक एट 17, तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो नियॉन TS2 रिपीट 5, 7 है ना? तो क्यूब के कितने कॉर्नर पे रहेंगे? 7 कॉर्नर पे रहेंगे। ओके, गॉट इट। अब देखिए, इसकी कंप्लीट ऑक्टेट है, मतलब यदि क्यूब के 8 कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन है तो उसकी कंप्लीट ऑक्टेट है। अब बेटा मुझे एक बात बताना कि और कोई एडिशनल इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्यूब का कोई कॉर्नर बचा क्या इलेक्ट्रॉन लेने के लिए? नो सर। नो सर। No, sir. तो ये तो स्टेबल है, अब इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। बट मुझे एक बात बताओ, इसको तो स्टेबल होने के लिए ये तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना लफड़ा वाला काम है, इसलिए सोचा कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज ही करके अपना ऑक्टेट अंदर वाला कर लेते हैं पूरा। ओके, उसी प्रकार ये भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऑक्टेट को पूरा करेगा। तो इनकी इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। गॉट इट। तो एटम्स, दुनिया में जो भी एटम अनस्टेबल एटम है वो ऑक्टेट अचीव करना चाहेगा, और ऑक्टेट अचीव करने के लिए वो केमिकल बॉन्ड से लिंक होगा। ओके, ध्यान से सुनिएगा, एटम्स ऑक्टेट बनाना चाहेगा और ऑक्टेट बनाने के लिए वो किसी के साथ केमिकल बॉन्ड बनाएगा, मतलब किसी के साथ रिश्ता कायम करेगा। जैसे कि देखो, ये सोडियम है बेटा, ये 281 है, ठीक है ना? और ये क्लोरीन है आपका 287 है, ठीक है? अब देखो, ये सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बन जाएगा और Cl 1 इलेक्ट्रॉन इसी का गेन करके Cl- बन जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन गई, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा। अट्रैक्शन हुआ तो रिश्ता बन गया, एक केमिकल बॉन्ड बन गया। तो केमिकल बॉन्ड कैसे बनेंगे? आइदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए बेटा, तू ले ले, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। या एक और बॉन्ड बनती है जिसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना? अच्छा एक बात बता, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। यस, वेरी गुड। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड। है ना? तो चलो इन डिटेल्स हम लोग देखते हैं, इन सब बॉन्ड्स को पढ़ते हैं एक एक करके। आयनिक बॉन्ड क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है। लेट्स मूव ऑन। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट तो पूछना है तो पूछ कीजिए। No, sir. नो सर। सिंपल है, ये सारी चीज तो एकदम स्टार्टिंग की चीजें हैं। एक लुईस सिंबल बता दूं आपको पहले कि लुईस सिंबल क्या होती है। देखो बेटा, लुईस सिंबल होता है symbol of an atom with a dot or cross that represents outermost electron.
देखो लुईस सिंबल एक्चुअली क्या होती है, किसी एलिमेंट का सिंबल लिखा रहेगा, ठीक है, और उसके ऊपर में कुछ डॉट दिए रहेंगे या डॉट या क्रॉस भी हो सकता है, जो रिप्रेजेंट करेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 1, तो एक डॉट होंगे। ओके, बेरिलियम के ऊपर कितना डॉट होना चाहिए? 2 बोरोन के ऊपर 3 3, कार्बन के 4, 4 नाइट्रोजन के 5 ऑक्सीजन के 6 होंगे, फ्लोरीन की उसी प्रकार 7 होगी, 7 और यदि नियॉन की बात करूं तो 8 अब बेटा 8 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? स्टेबल। ओके, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। तो लुईस सिंबल वेरी सिंपल, किसी एटम का सिंबल होगा, उसके ऊपर कुछ डॉट या क्रॉस दिए रहेंगे जो रिप्रेजेंट करेगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलिए लेट्स प्रोसीड। आते हैं एक सिंपल टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यदि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, तो चलो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सोडियम का ही एग्जांपल सबसे सिंपल है, चीजें समझते हैं। If I will talk about the configuration of sodium, तो it's neon 3s1, ठीक है ना। अब बेटा सोडियम का सबसे सामने वाला नोबल गैस कौन सा है? नियॉन। नियॉन है। यदि Na+ बनता है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर हो जाएगी? नियॉन। नियॉन के बराबर हो जाएगी, मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 हो जाएगी। वहीं मैं क्लोरीन का बात करूं तो क्लोरीन की हो जाती है नियॉन 3s2 3p5। देखो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ओके। अब मानो जो इलेक्ट्रॉन ये लूज किया सोडियम, वो इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया, तो ये क्लोरीन का सबसे नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? आर्गन। तो कैसा हो जाएगा? 3s2 3p6 हो जाएगी, मतलब आर्गन का जैसा इसका कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, तो मतलब Na+ तो हो गई और Cl- भी बन गया। अब सिंपल सा लॉजिक है यार कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ही, और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तब जाके NaCl का निर्माण हो जाता है। ओके, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम लोग कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, कूलम्बिक अट्रैक्शन बोलेंगे। कूलम्बिक अट्रैक्शन बोलो या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, दो वर्ड यूज होता है, दोनों सेम मीनिंग है, कूलम्बिक अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है ना। मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में जो अट्रैक्शन होती है, वी कॉल देम एज कूलम्बिक अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है, गॉट इट। देखो एक ऐसी बॉन्ड जो बन रही है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में, उस प्रकार के बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से पुकारते हैं, ठीक है, समझ गए? वेरी सिंपल। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैटायन और एनायन के बीच में बनती है। कैटायन किसको बोलते हैं? नेगेटिव को, पॉजिटिव आयन को हम लोग कैटायन बोलते हैं, ठीक है ना। तो आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को आप ये भी डिस्क्राइब कर सकते हो, आप बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अ कैटायन एंड एन एनायन, ठीक है। अब एक टर्म डिफाइंड होती है आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंस। इलेक्ट्रोवैलेंस का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट चार्ज ऑन द आयन। जैसे कि मान लो कैल्शियम 2+ बनता है, अब बेटा मुझे बता दे कैल्शियम 2+ पे कितना यूनिट चार्ज है? 2। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंस हो गई 2।
इसकी इलेक्ट्रोवैलेंस 3 3 इसकी इलेक्ट्रोवैलेंस 1 1 इसकी इलेक्ट्रोवैलेंस 2 2 ठीक है। तो ये हुआ इलेक्ट्रोवैलेंस की कहानी। किसी का ऑडियो ऑन है थोड़ा प्लीज, मुझे ही बंद करना पड़ेगा। हो गया बंद। What are the condition for the formation of electrovalent bond? मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन कैसे कैसे रहनी चाहिए। बेटा मुझे एक बात बताना, आपको यदि याद होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आप ध्यान करके बताना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो कंबाइनिंग एटम के बीच में, मतलब ए और बी आपस में कंबाइन कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए कि बहुत हाई होना चाहिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए। याद है आपको? नहीं? अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है बताओ तो, ध्यान कीजिए। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? नहीं याद है? पीरियडिक टेबल नहीं पढ़े थे? एबिलिटी टू लूज नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, यदि आपने पीरियडिक टेबल चैप्टर में चीजें मिस की है तो प्लीज देख लेना। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मानो कि ए और बी के बीच में बॉन्ड बना, ए ने एक इलेक्ट्रॉन लगाया, बी ने भी एक इलेक्ट्रॉन लगाया, बट क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन तो लगा बट बी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लिया। तो बी की ज्यादा क्षमता है ना इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचने की। अब मानो बी की इतनी ज्यादा क्षमता है अपने ओर अट्रैक्ट करने की कि ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को अपने ही में ले लिया। अब पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को जब अपने में ले लेगा तो इस पे तो पूरी तरह से 2- डेवलप हो जाएगी और इसमें 2+ डेवलप हो जाएगी, है ना, यदि पूरी तरह से ले लेगा। तो पूरी तरह से कब ले सकता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बहुत ज्यादा हो। तो ज्यादा हो तो डिफरेंस भी ज्यादा होगी ना, इसकी बहुत कम होगी, इसकी बहुत ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम बोल सकते हैं क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होना चाहिए। ओके, दो एटम के बीच में डैश आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या मेटल वाला का, मेटल का कैसा होना चाहिए? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बेटा, याद है? amount of energy required to remove an electron. हाँ, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होना चाहिए कि मुश्किल होना चाहिए? बॉन्ड बनाना है तो आपको सर आसान होना चाहिए। आसान होना चाहिए। आसान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब नॉन मेटल, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब एक खो रहा है तो दूसरा को क्या करना है? गेन करना है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? हाई हाई होनी चाहिए। वेरी गुड, सिंपल लॉजिक है बेटा, सिंपल लॉजिक। ओके, अब एक लैटिस एनर्जी फंडा है, ये समझ लो। मान लो एक मेटल है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो M+ बना, ठीक है ना, और एक नॉन मेटल है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो X- बना, ठीक है। अब M+, ठीक है, और X- आपस में कंबाइन करके बनता है MX। ओके, जब एक नई बॉन्ड बनती है ना तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ओके, M+ पॉजिटिव आयन, X- नेगेटिव आयन, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, साथ में रहने लगा, तो एक नया बॉन्ड बन गया। जब एक नई बॉन्ड बनती है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी जो रिलीज होती है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी अच्छी बात है। ओके, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी बॉन्ड बनने से उतनी अच्छी बात है, उतना अच्छा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ओके, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने की ये 4 कंडीशन है जो आपको दिमाग में रखने। लैटिस एनर्जी काफी डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे 2-3 क्लास के बाद में।
बट फिलहाल इतना लैटिस एनर्जी के बारे में समझ। थोड़ा सा और बता देता हूँ लैटिस एनर्जी के बारे में। जैसे कि मान लीजिए आप कि मतलब ये m+ था, ठीक है ना। ओके, इसको इस तरह मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से समझो कि मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। ओके, 1 मोल इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है ना। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, मैं चाहता हूं इस इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को तोड़ देना, मैं चाहता हूं इनको इसके आयन में तोड़ दूं, तो मुझे तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी इसको देना पड़ेगा, तब नहीं टूटेगा। इसको जबरदस्ती Yes, अलग करना है तो हमको इसको एनर्जी सप्लाई करके इसको तोड़ना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, कुछ एनर्जी सप्लाई करूंगा। ओके, कुछ एनर्जी सप्लाई करूंगा। ओके, कुछ एनर्जी सप्लाई किया। ओके, और एनर्जी सप्लाई किया और ये ब्रेक हो गया m+ गैसियस और x- गैसियस। ओके, गॉट इट। ओके, तो ये जो एनर्जी मैं सप्लाई किया हूं ना, इसको मैं बोलूंगा लैटिस एनर्जी। इसको दोनों तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। देखो कि मान लो मैं आयंस लिया हूं गैसियस स्टेट में, ध्यान से देखिएगा, मैं आयंस लिया हूं गैसियस स्टेट में, पॉजिटिव आयन गैसियस स्टेट में है, नेगेटिव आयन गैसियस स्टेट में। ये दोनों जब कंबाइन करके 1 मोल आयनिक सॉलिड बनाता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हम लैटिस एनर्जी। ओके, साथ में आप इसी 1 मोल को तोड़ना चाहते हो तो कितनी एनर्जी सप्लाई करते हो उसको भी बोल सकते हो लैटिस एनर्जी। ओके, वेरी सिंपल। तो लैटिस एनर्जी को दोनों तरफ से डिफाइन किया जा सकता है कि एक कंपाउंड बना तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ, और उसी को आपको तोड़ना है तो कितना एनर्जी लगा। ओके, तो लैटिस एनर्जी को यदि थोड़ा सिस्टमैटिकली डिफाइन किया जाए तो लैटिस एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, कितना जरूरत पड़ता है ताकि आप 1 मोल सॉलिड को, 1 मोल आयनिक सॉलिड को, ये ध्यान दीजिएगा, आयनिक सॉलिड को तोड़ रहे हो इनटू गैसियस आयन। गैसियस आयन रहनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में क्या चेंजेस कर देगा, ये इसको सॉलिड बना देगा। तो ये सॉलिड नहीं, आपको तोड़ना है गैसियस आयन, ठीक है ना, गॉट इट। और यहाँ पे भी गैसियस आयन कंबाइन करेंगे तब 1 मोल आयनिक सॉलिड बनता है, तो जो एनर्जी उसको लैटिस एनर्जी, ठीक है, समझ गया। डोंट वरी, लैटिस एनर्जी को काफी डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये लैटिस एनर्जी का फंडा रहा। आयनिक सॉलिड, देखो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, आपको तो मालूम ही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होती है, तो काफी क्लोज रहते हैं। तो आयनिक सॉलिड्स होते हैं अक्सर। हाँ, ये चीज आपको शायद नहीं मालूम होगा कि नॉर्मल कंडीशन में आयनिक सॉलिड सॉल्यूशन फेज में भी एग्जिस्ट करती है। सॉल्यूशन फेज में मतलब क्या होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड को मैं पानी में डाल दूंगा, NaCl एक्वस, तो Na+Cl- टूट के पानी में रहता है, तो NaCl की ही सॉल्यूशन बोलते हैं ना। तो नॉर्मल कंडीशन में आयनिक सॉलिड या तो सॉलिड स्टेट में रह सकती है या तो गैसियस फेज में भी, सॉरी सॉल्यूशन फेज में भी रह सकती है। बट हाँ, गैसियस फेज में कभी नहीं रहेगा, गैसियस स्टेट में कभी नहीं रह सकता है। ओके, ये दिमाग में रखिएगा। तो आयनिक सॉलिड सॉलिड स्टेट में या एक्वस स्टेट में रह सकती है, गैसियस स्टेट में नहीं रहेगा। आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म एक प्रॉपर्टी होती है जहां पे 2 अलग आयनिक सॉलिड के एक ही प्रकार के स्ट्रक्चर होती है। जैसे कि देखो मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O, ये एक आयनिक सॉलिड है, ओके, जिसके साथ 7H2O अटैच्ड है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा है जूनियर क्लास में। एक होती है आयरन सल्फेट
7H2। देखो ये आयनिक कंपाउंड डिफरेंट है, ये आयनिक कंपाउंड डिफरेंट है, बट दोनों की स्ट्रक्चर सेम है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। ओके, और इन दोनों को हम लोग बोलेंगे आइसोमॉर्फ्स। ये दोनों आइसोमॉर्फ्स। ओके, तो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब यही है कि डिफरेंट आयनिक सॉलिड्स है, उनके स्ट्रक्चर सेम। ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सॉलिड स्टेट में क्या कंडक्ट करेगा? आयनिक सॉलिड क्या सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी? नहीं, नहीं करेगा। अरे यार कैसे करेगा? देखो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए आपको आयंस चाहिए, बट Na+ और Cl- तो भी एक साथ है और न्यूट्रल है। अब जब इसको तोड़ोगे तब ना आपको Na+ और Cl- मिलेगी, तब ना ये आयंस माइग्रेट करेगी इधर उधर, तब जाके करंट फ्लो होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के लिए आपको इनके एक्वस सॉल्यूशन चाहिए। पानी में डाल दोगे हाँ टूट जाएगा, तब ये कंडक्ट करेगी, या मोल्टन स्टेट चाहिए। मोल्टन मतलब समझते हो ना, हीट देके पिघला देंगे, इतना हीट देंगे कि वो टूट जाएगा Na+ Cl-। ओके, अब सॉल्युबिलिटी देखो, ये सब सॉल्युबल रहेंगे पोलर सॉल्वेंट में। अब देयर इज अ जनरल रूल दैट इज नोन एज लाइक डिसॉल्व लाइक। एक मिनट में आपको बता देता हूँ ये जरा, देखो ध्यान से। ये मैं वाटर का बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ये तो आपको मालूम है? नहीं मालूम है, चलो मैं भी, आप नहीं पढ़े होगे अलग बात है, बट ऑक्सीजन की 3.5 होती है, हाइड्रोजन की 2.2 है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा कि डेल्टा पॉजिटिव? डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा नेगेटिव। इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। ओके, अब बेटा पोल्स डेवलप हो रहे हैं कि नहीं? यस। पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल डेवलप हो रही है मॉलिक्यूल में, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम लोग पोलर मॉलिक्यूल। बट मुझे एक बात बताओ, यदि मैं लेता हूं, मान लो मैं हाइड्रोजन ही लिया, तो हाइड्रोजन में ऐसा कोई पोल डेवलप होगा क्या? नो सर। सर कोई पोल नहीं डेवलप होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखिए NaCl। अब NaCl में जब टूट गया तो इसमें भी पोल्स हैं कि नहीं? पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल है कि नहीं? यस सर। यस सर। देखो ये जो वाटर सॉल्वेंट है, ओके, इसमें वही चीज डिसॉल्व करेगा जिसमें पोल्स है। बोलने का मतलब लाइक ही लाइक को डिसॉल्व करता है। बोलने का मतलब अच्छा इंसान है तो अच्छे इंसान के साथ मिल जाता है, बुरा इंसान है बुरे के साथ मिल जाता है। तो यहाँ पे कहानी यही है कि जो सॉल्वेंट पोलर है, मतलब जिसमें पोल्स है, उसमें वही चीज डेवलप होगा जिसमें पोल्स रहते, वही चीज डिसॉल्व होगा जिसमें पोल्स रहती है। पोल्स किस में रहती है? आयनिक सॉलिड्स में रहती है। ओके, तो आयनिक सॉलिड इसलिए पानी में मिल जाता है। ओके, अब वही आप बात करोगे कि पानी में आप मिलाने का कोशिश करो ऑयल को, ऑयल पानी में नहीं मिलेगा क्योंकि ऑयल में ऐसा कोई पोल्स नहीं होता है। ओके, तो यही कहानी है कि सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, मतलब वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है जिसमें पोल्स हैं। और देयर इज अ जनरल रूल, एक रूल चलती है केमिस्ट्री में, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब लाइक चीज में लाइक मिलेगा, मतलब जिसमें पोल्स है वो पोलर में ही डिसॉल्व करेगा। ओके, चलिए देखिए, ये तो कॉन्सेप्ट हो गई आयनिक बॉन्ड की, जहां पे एक को इलेक्ट्रॉन का जरूरत नहीं है और एक को इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो एक ने लूज कर दिया, दूसरे ने गेन कर दिया। चलो, बट मान लीजिए ऐसा कुछ कंडीशन आया कि दो नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन करना चाहते हैं,
टू नॉन मेटल्स कंबाइन करना चाह रहे हैं। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, नॉन मेटल क्या करना चाहता है, कि इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है कि लूज करना चाहता है? सब म्यूचुअल शेयरिंग करना चाहिए। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबिलिटी पाना Gain. चाहती है कि लूज करके? सर गेन। गेन सर करके। गेन। मतलब जैसे कि क्लोरीन है, मान लो एक क्लोरीन है और वो दूसरे क्लोरीन से कंबाइन करना चाहता है, ठीक है ना, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से कंबाइन करना चाहता है। अब मुझे एक बात बताना है, इस क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक इलेक्ट्रॉन की, Yes, है ना? sir. क्लोरीन का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा हुआ है ना, 2 8 7 होती है, 17। इसकी भी 2 8 7। अब ये दोनों क्लोरीन आपस में बोल रहा है कि ठीक है हम लोग कंबाइन करेंगे, बट बेटा कंबाइन करोगे तो दोनों को तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो काम कहां से चलेगा? कोई देगा तब ना। तो ये लोग आपस में डिसाइड करता है कि चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग शेयर करते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि ये एक क्लोरीन है, ये एक क्लोरीन है, इस क्लोरीन के पास 7 है, ठीक है ना, 6 और 1 7, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगा दिया। इस क्लोरीन के पास भी 7 है, 2 2 4 2 6 और एक शेयरिंग में लगा दिया। जो शेयरिंग में लगाया ना उसको दोनों गिनेगा, उसको ये भी गिनेगा, उसको ये भी गिनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, इस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 8. 8 इस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 ये शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट 1919 में लैंगमुयर ने इंट्रोड्यूस किया था। इरविंग लैंगमुयर ने कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, कि जहां पे उन्होंने बोला कि एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबिलिटी पाएंगे। ओके, गॉट इट? अब जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, मान लीजिए ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करना चाहता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंबाइन करके O2 गैस बनती है, आपको मालूम है, जैसे ClCl2 ClCl आपस में कंबाइन करके Cl2 बना। ओके, गॉट इट? तो O और O आपस में कंबाइन करके O2 बना। आप बताइएगा मुझे कि इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। 2. इसको भी 2 की जरूरत है। ओके, तो ये ऑक्सीजन बोलता है ठीक है भैया हमको 2 की जरूरत है, तो 2 की जरूरत है तो हम 2 शेयर करते हैं, तो 2 हमको मिल जाएगा। तो ये ऑक्सीजन के पास 6 पड़े हुए हैं आउटर मोस्ट में, 2 2 4 और 2 6, तो 2 इसने लगा दिया शेयरिंग। इधर वाला भी ऑक्सीजन बोलता है ठीक है एक काम करते हैं, हम भी 2 लगाते हैं शेयरिंग, 2 2 4 और 2 6। अब बीच वाले इलेक्ट्रॉन को दोनों गिनेगा, देखो तो इसके पास कितने हो गए? 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, है ना? तो बोलने का मतलब क्या है, शेयरिंग करने से दोनों खुश हो गया, मेरा भी तेरा भी। ओके, तो यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन ने स्टेबिलिटी पाया सिंगल बॉन्ड बना के। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन ने स्टेबिलिटी पाया Double bond. ठीक है। यदि मैं मतलब जितनी की जरूरत थी, 2 की जरूरत थी तो 2 लगा दिया शेयरिंग में, तो 2 मिल गई उधर से, तो हो गई। अब देख, मान ले कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन शेयरिंग करता है आपस में, ठीक है, और N2 बनता है, तो कितना कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए दोनों को बोल तो? यदि 2 5 है, ये भी 2 5, कितना चाहिए? 3. 3 चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन. क्या करेगा? 3 लगा देगा, है ना? ये नाइट्रोजन के पास 5 है तो ये 2 अपने पास रखा, 3 लगा दिया शेयरिंग पे। ये नाइट्रोजन भी क्या किया, 2 अपने पास रखा, 3 लगा दिया शेयरिंग पे। अब गिन लो इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बीच वाला दोनों गिन रहा है, 8, है ना? गॉट इट? तो ये लोग जो स्टेबल है ये कैसे बॉन्ड बना के है? Triple bond. ट्रिपल बॉन्ड। गॉट इट? तो अभी जो मैं एग्जांपल आपसे बात किया, इट इज अ केस ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब सेम एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं। गॉट इट? सेम एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं, दैट इज होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक का मतलब समझ गए? अच्छा, वैसे भी मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में ये बताया होता।
अच्छा मुझे एक बात बताना, आप लोग में से कितने बच्चों ने पीरियडिक टेबल का कुछ लेक्चर छोड़ा हुआ है? यदि बेटा छूटा हुआ लेक्चर्स तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज उन लेक्चर्स को देख लेना, नहीं तो दिक्कत होगा आप लोगों को आगे। ओके चलिए कोवेलेंट बॉन्ड को थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं कि हाँ चलो अब दो नॉन मेटल्स को आपस में कंबाइन करनी थी तो उन लोगों ने तो ये कहानी अपनाया। बट एक ऐसा कंडीशन मानिए कि जहां पे जैसे कि देखिए आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन क्यों करता है, क्योंकि वो नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा बनना चाहता है। अब यदि मैं आपसे कार्बन की बात करूं तो मुझे एक बात बताओ, कार्बन के नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? नियॉन। नियॉन पक्का? चलिए देखते हैं। कार्बन इज 6, नियॉन कितना है? 10. मतलब 4 आ गया। बट मैं आपसे एक और बात करूं, हीलियम भी तो 4 पीछे है। यस सर। तो कार्बन तो दोनों तरीके से स्टेबिलिटी पा सकता है, आइदर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। बट मुझे एक बात बताओ, क्या 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया जा सकता है? नो सर। No, sir. No, sir. हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी आएगा कहां से? अरे 1 इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, 3 इलेक्ट्रॉन निकला, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस तेजी से खींच के रखेगा ना अपने ओर, तो उसको निकालना दिक्कत हो जाता है। तो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी जो पॉसिबल नहीं है, इतनी एनर्जी आएगी कहां से? हाई आयोनाइजेशन एनर्जी नॉट पॉसिबल। तो कार्बन के साथ समस्या ये है कि भैया वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। अब 4 इलेक्ट्रॉन गेन की बात होती है। अब यदि कार्बन एक, तो चलो कार्बन का एक कुछ अपना सिस्टम है, एक मतलब इतना बड़ा कार्बन है। अब कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, चलो मान लिया। अब वो 6 इलेक्ट्रॉन के बीच में और 4 इलेक्ट्रॉन डाल दोगे तो इलेक्ट्रॉन कुछ ज्यादा करीब नहीं आ जाएंगे? यस सर। Yes, तो sir. करीब आ जाएंगे तो कौन सा फोर्सेस बढ़ जाएगा उस मॉलिक्यूल में? रिपल्सन, है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने से रीजन क्या होगा बेटा? रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाएंगे। समझ रहे हो ना बात को, कि मतलब 4 इलेक्ट्रॉन चलो कार्बन गेन कर दिया और नियॉन का जैसा बन गया, तो पर लफड़ा ये फंस जाएगा यहाँ पे कि मतलब इतना इलेक्ट्रॉन एक छोटे से कार्बन में हो जाएगा कि वो मॉलिक्यूल में रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सामने सामने हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। ओके समझिए बात को। ओके तो कार्बन के पास ये रास्ता खत्म। ओके कार्बन के पास ये दूसरा रास्ता भी खत्म, तो कार्बन के पास एक ही रास्ता बचा, कौन सा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग का रास्ता बनता है। तो मतलब नॉर्मल कंडीशन बात हो रही है कि जब दो नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन करना चाहते हैं, ओके, या कार्बन जैसी चीज जहां पे 4 इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करना पॉसिबल नहीं है, तो ये लोग शेयरिंग का ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जैसे एक केस देख लूं, मैं सिंपल सा मीथेन का केस आपके साथ में बात करूं। ओके कार्बन को मैं सेंट्रल एटम लेता हूं बीच में, ठीक है। ओके अब बेटा मीथेन, कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 है ना? 4. 4 होते हैं। तो 4, अब कार्बन को चाहिए 4, एक सेकंड, कार्बन को चाहिए 4, तो कितना शेयर करना पड़ेगा? इसको चारों शेयर करना पड़ेगा तब ना 4 मिलेंगे। 4. यस सर। तो कार्बन के पास 4 है, तो चलिए 4 शेयरिंग में लगा देते हैं। ओके अब एक एक हाइड्रोजन को, इसको भी ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, ये सबसे सामने वाला हीलियम जैसा बन जाएगा, लगा दिया 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी हाइड्रोजन लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया, तो सारे हाइड्रोजन का क्या हुआ है? हीलियम के जैसा हो गया, स्टेबल हो गया। और सारे कार्बन, जो कार्बन है उसके पास कितने हो गए? देख तो गिन के। 8. 8। 8. ये भी कुल है ना,
ये रहा कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। कुछ और मॉलिक्यूल्स देख लो, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब हेट्रोएटॉमिक बोलने का मतलब कि मतलब डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल HCl ले लो, ठीक है ना, H प्लस Cl, वैसे नहीं कंबाइन करो, मतलब फॉर्मेशन ऑफ HCl ले लेते हैं हम, ठीक है। देखो तो HCl मॉलिक्यूल कैसे है, ये मान लो एक H है, ओके, और ये एक Cl है। मुझे एक बात बताना, H कितना इलेक्ट्रॉन लगाएगा? 1. 1. क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लगाएगा, हो गया स्टेबल। बाकी ये अपने 6 रखा अपने पास में, तो 6 2 8, ओके। इफ आई विल टॉक ऑफ वाटर, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। तो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6. तो कितने की उसको जरूरत है? 2. तो वो 2 शेयरिंग करेगा। तो 2 शेयरिंग करता है तो एक काम करता है, वो 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन को एक देता है, दूसरा हाइड्रोजन को एक देता है। तो इधर वाला जो हाइड्रोजन है वो भी एक लगा दिया, और इधर वाला भी जो हाइड्रोजन है वो भी एक लगा दिया, ओके। इसके भी इकट्ठे पूरे और इसके भी 2 पूरे, है ना, स्टेबल हो गया। चलो मैं एक और बात करता हूँ आपके साथ एमोनिया की। अच्छा बेटा, चलो एक छोटा सा चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे एक बात बताना कि कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये बताना। तो सेंट्रल एटम का बात कर रहा हूँ, बीच वाला का, ऑक्सीजन का। जो वाटर बना है, कितने 4 लोन? bond pair हैं. सर 2 बॉन्ड है दो और लोन पेयर, 2 बॉन्डेड पेयर। हाँ, ये वाला देखिए, ये वाला है लोन पेयर, है ना, ये सॉरी ये बॉन्ड पेयर है, ये दोनों बॉन्ड पेयर। तो कितने बॉन्ड पेयर हो गए? 2. और 2 लोन पेयर है, ठीक है ना, ओके। अब एमोनिया बताओ तो कैसे बनाएंगे? नाइट्रोजन सेंट्रल हो गया, सेंटर। ठीक है ना। सर HHS तीनों जगह 5 होती है ना इसके पास, तो यस एक लगा Yes. दिया, यस। ओके। तीनों H ने भी एक एक लगा दिया, हो गई नाइट्रोजन की भी 8 पूरी। अब बेटा मुझे एक बात बता देना कि कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं? एक एक लोन लोन पेयर, पेयर 3 और बॉन्ड 3 पेयर। बॉन्ड पेयर। वेरी गुड। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड का सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देख लो। कोवेलेंट कंपाउंड्स अक्सर लिक्विड रहते हैं या गैसेस रहते हैं, ठीक है ना। या सॉलिड रहेगी तो सॉफ्ट सॉलिड रहेगी, सॉलिड रहेगी तो सॉफ्ट सॉलिड रहेगी। जैसे आयोडीन सॉलिड फॉर्म में रहती है, सॉफ्ट रहेगी। कार्बन सॉफ्ट रहती है, फास्फोरस सॉफ्ट रहती है, ओके। ओके, लिक्विड या गैस फॉर्म में रहेगी, सॉलिड है तो बहुत सॉफ्ट सॉलिड। इनके मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगी, बॉइलिंग पॉइंट भी लो रहेगी। अच्छा, इलेक्ट्रोवैलेंट की मेल्टिंग पॉइंट कैसी रहेगी? हाई रहेगी। हाई। कोवेलेंट कंपाउंड पानी में सॉल्युबल नहीं होती, पानी में सॉल्युबल नहीं होगी, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड में तो आपको मालूम ही है ना कि कोई पोल्स नहीं बनते हैं नॉर्मली, ओके। कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्युबल होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे बेंजीन में सॉल्युबल होगी, टोल्यून में सॉल्युबल होगी, इन सब में सॉल्युबल होगी, ओके। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स को यदि पानी में डिसॉल्व करना चाहोगे तो नहीं डिसॉल्व होते, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है, ओके। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। हाँ, पोलर वाले कंडक्ट कर सकते, ओके। जैसे पोलर वाले, जैसे HCl है, तो HCl में तो पोल्स डेवलप होती है ना, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, तो ये कर सकते हैं, ओके। इनके एक्वस सॉल्यूशन करेंगे, इनको पानी में डाल दोगे तो ये टूट जाएंगे, तो करेंगे। तो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड नहीं कंडक्ट करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो ये रहा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड का इंफॉर्मेशन आपके लिए, जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रही है। बट नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो मैं आपको एक नया चीज बताऊंगा कि दुनिया में 100% आयनिक और 100% कोवेलेंट नाम का चीज बोलना मूर्खता है। जैसे सोडियम क्लोराइड भी मैं बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे कि सोडियम क्लोराइड कौन सी कंपाउंड है, आयनिक की कोवेलेंट? Covalent. आयोनिक।
आयोनिक Ionic. कोवेलेंट कौन बोला यार? सर गलती हो गई। अच्छा ठीक है, तो आप NaCl बोलोगे कोवेलेंट है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा वाटर कौन सा कंपाउंड है? कोवेलेंट Covalent. ठीक है ना? मैं आपको बोलूंगा कि KCl कौन सा है? आयोनिक। आयनिक है ना। आप बोल दो, फटाक से मुंह से निकाल दे रहे आयनिक है कोवेलेंट, बट मैं आपको बता दूं दुनिया में कोई भी कंपाउंड को आप 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट नहीं बोल सकते। ओके, आयनिक कंपाउंड में भी कोवेलेंट गुण होती है। ओके, एक्चुअली परसेंट होता है कि एक आयनिक कंपाउंड कितना परसेंट आयनिक है, उसमें कितना परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर है, कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, ये सब निकाला जाता है। कोई भी NaCl को आप 100% आयनिक कंपाउंड नहीं बोल सकते, ये गलत हो जाएगा। ओके, तो चलिए ये सारी डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। फिलहाल आज सर तो हाँ, बोलो बेटा। सर तो दोनों बॉन्ड्स में दोनों के प्रॉपर्टीज होंगे। आएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना। गॉट इट। तो फिलहाल अभी तक जो पढ़े हैं कि आयनिक कंपाउंड होती है, कोवेलेंट कंपाउंड होती है, एकदम 100% आयनिक 100% कोवेलेंट, वो दिमाग से आपको नेक्स्ट क्लास में निकलेगी। फिलहाल जितना अभी तक पढ़ाया उसको पढ़ के आइएगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। आज के लिए थैंक यू। Thank you, sir. ओके, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। सर इस सैटरडे भी टेस्ट होगा क्या? इंफॉर्मेशन आपको पास कर दिया जाएगा बेटा। ओके, बता दिया। ओके सर। ओके, Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।